अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना में मजालिस मुकामी दराजात के इंतखाबात की गहमा गुमी शुरू। रियासती इलेक्शन कमीशन ने MPTC, ZPTC और ग्राम पंचायत इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। तेलंगाना के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकामी इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का किया खैर मकदम। कहा हमारी पहली तरजीह पसमानदा तबकात के लिए फराहम करना है तहफ़्फ़ुज़ात। मुझे 10 साल का वक्त दें, मैं न्यूयॉर्क को भी पीछे छोड़ने वाला शहर तामीर करूंगा। रविंद्र रेड्डी ने किया वादा। रंगारेड्डी जिला के कंदुकूर में फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर का रखा संग बुनियाद। न सिर्फ क्रिकेट का मैदान बल्कि हर मुकाम पर हिंदुस्तान पाकिस्तान को शिकस्त देता रहे। हैदराबाद के रुकने पार्लिमान असद अवैसी का टीम इंडिया की जीत पर रद्द-ए-अमल। राहुल गांधी का अदाकार विजय और तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर स्टालिन को फ़ोन। करूर हादसे पर इज़हार गम, महलूकीन को पेश किया खिराज। और हमास मुआहदे के लिए फरागदिली का कर रही है मुजाहरा। असल मकसद गाज़ा में क़त्ल-ए-आम को रोकना है। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के क़ायद हुस्साम बदरान का बयान। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना में मजालिस मुकामी दराजात के इलेक्शन की गहमा गुमी शुरू हो गई। रियासती इलेक्शन कमीशन ने MPTC, ZPTC और ग्राम पंचायत इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमिश्नर रानी कबूंदी ने तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि पहले MPTC और ZPTC इलेक्शन होंगे, इसके बाद ग्राम पंचायत इलेक्शन होंगे। ये अमल मजबूती तौर पर 5 मरहलों में होगा। MPTC और ZPTC सीटों के लिए नामजदगियाँ 9 अक्टूबर से कबूल की जाएंगी। पहले मरहले की पोलिंग 23 अक्टूबर को, दूसरे मरहले की पोलिंग 27 अक्टूबर को होगी। ग्राम पंचायत इलेक्शन की पहली मरहले की पोलिंग 31 अक्टूबर को, दूसरा मरहला 4 नवंबर को और तीसरा मरहला 8 नवंबर को होगा। ग्राम पंचायत वोटों की गिनती पोलिंग के दिन ही की जाएगी, जबकि MPTC और ZPTC के वोटों की गिनती 11 नवंबर को होगी। इलेक्शन में तेलंगाना के 31 अजला के 565 मंडल शामिल रहेंगे। ECI దగ్గర నుండి ఎలక్టరల్ రోల్స్ తెప్పించుకొని వాటిని పోలింగ్ స్టేషన్ వారీగా, వార్డుల వారీగా, గ్రామ పంచాయతీ వారీగా, MPTCల వారీగా కూడా మేము పబ్లిష్ చేసి ఎలక్టరల్ రోల్స్కి సంబంధించి అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్తో కూడా జిల్లా ఎలక్షన్ అధికారులు మీటింగులు పెట్టి సెప్టెంబర్ 10 నాటికి ఈ ఎలక్టరల్ రోల్స్ని పబ్లిష్ చేయటం అన్నది జరిగింది. గ్రామ పంచాయతీలకు కూడా, MPTC, ZPTCలకు కూడా ఉపయోగించేటటువంటి ఎలక్టరల్ రోల్స్ ఇవి. ECI కొత్త నిబంధనలు అనుసరించి వారు జూలైలో ప్రచురించినటువంటి ఎలక్టరల్ రోల్స్, అలాగే జూలై 15వ తారీఖు వరకు సవరించినటువంటి రోల్స్ మాకు డేటాను వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ డేటా డౌన్లోడ్ చేసుకున్న పిదప మండలాల వారీగా జిల్లా ఎలక్షన్ అధికారులు MPDOల ద్వారా, DPOల ద్వారా ఈ ఎలక్టరల్ రోల్స్ అన్నది విభజించి అదేవిధంగా డ్రాఫ్ట్స్ కూడా ఇచ్చి తదుపరి ఆ ఒక డ్రాఫ్ట్ మీద అబ్జెక్షన్స్ కానీ, రిమార్క్స్ కానీ కాల్ ఫార్ చేసి ఎంత వర్షాలు వచ్చినా సరే అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ అథారిటీస్ చాలా చక్కగా ఎలక్టరల్ రోల్స్ ఫైనల్ చేసి పబ్లిష్ చేశారు. తదుపరి ప్రిపరేటరీ యాక్టివిటీస్ చిన్న చిన్నవి ఉంటే అవి కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. तेलंगाना के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से MPTC, ZPTC और ग्राम पंचायत इलेक्शन का शेड्यूल जारी किए जाने का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि हमारी पहली तरजीह पसमानदा तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करना है और उसके लिए हम मरकज़ की मोदी हुकूमत और सदर जमहूरिया से भी अपीलें कर रहे हैं। इसके अलावा वी श्रीहरि ने भी इस मौके पर मीडिया से बातचीत की। अगर उसके लिए सही बीजेपी काम करना चाहते, BC के ऊपर अपलिफ्ट के लिए सोचते, तो राष्ट्रपति से बोल के बिल इम्प्लीमेंट करवाइए। और आज जो असेंबली फ्लोर ऑफ द हाउस में जब बिल आया तो ऑल यूनाइटेडली यूनानिमस सपोर्ट किया है। वही रिकॉर्ड को, वही वॉइस को पॉलिटिकल पार्टी के जरिए कल जो 8 तारीख आर्ग्यूमेंट होने वाला है, वहां आपका पार्टी का स्टैंड, आपका पार्टी का ओपिनियन और फ्लोर ऑफ द हाउस में आपकी नेता लोग क्या बोले, वो सब लिख के आपका जो राय है वो कोर्ट को देने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं।
कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी देंगे और जितने भी राजकीय पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो सब देना चाहिए। और ये जो आज इतने यहां तक हम लाए तो रिजर्वेशन कैटेगरी मालूम हो गए पूरा प्रदेश में, 9 तारीख से नॉमिनेशन हो गए। अभी हम जो हमारा मुंह तक आए सो खाने को कोई किसी भी रोकने की कोशिश मत करो। हम किसी का भी आपका प्लेट से हम खींच के नहीं खा रहे। हमारा हक की बात, हमको सोशल जस्टिस की बात हमने कर रहे हैं। यहाँ इस फैसला से ना SC, ST और EWS के लिए कोई 1% भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनका जो हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वो चलेगा। ये तेलंगाना सरकार राहुल जी का नेतृत्व में जो फैसला लिया है, वो फैसले के साथ आगे जाने के लिए हो जो हमारा काम चल रहा है, वो काम को पूरा राज्य पॉलिटिकल पार्टी मदद देने के लिए हम फिर एक बार बैकवर्ड क्लास लीडर्स की हैसियत में, और जो बैकवर्ड क्लास लीडर्स जिस राजनीतिक पार्टी में है, बीजेपी में है। आज का मुद्दा 42% रिजर्वेशंस के लिए शेड्यूल भी आ गया है। रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं हम सब लोग से। हम इस बात की चिंतित है, जब अब रिजर्वेशन नहीं हुआ था तो सब लोग मंच पे बोलते थे हम बिल्कुल, हमारा पार्टी और हम किसी हाल में BC के खिलाफ नहीं है। ये पिछड़े जो रह गए, उनका रिजर्वेशन प्रक्रिया अगर ना होता तो आगे बढ़ने की कोई रास्ता नहीं है। भाजपा बारसा आज सोचना चाहिए। बार बार भाजपा बोलती है कि भाई आप ये काम ना होने की थी, इसलिए आप हमारे ऊपर ढकेल रहे हैं। ना होने की काम ऐसा होता ही नहीं है। जैसे तमिलनाडु में हुआ था, जब जयललिता जी ने शेड्यूल 9 में रखने के लिए PV नरसिम्हा राव जी के पास जाके शेड्यूल रखने के बोलने के उस दिन, जब जयललिता कांग्रेस में नहीं थी या PV नरसिम्हा राव जी ने उनका पार्टी में नहीं था, हर राज्य में यही होता है। उसका रिजर्वेशन प्रक्रिया जो भी मतलब बिल पास कर लेके सेंट्रल को भेजना चाहिए। सेंट्रल ये तय करता है कि रिजर्वेशन में कैसे देना चाहिए। शेड्यूल 9 में रख के देना उनका जिम्मेदारी है और देना है, वरना कल BC की जो भी पिछड़े वर्ग है, अगर सोच बैठे तो आपको मतलब वो सजा भी मिलने वाला है। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं, हम आज ये चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रंगारेड्डी जिला के कंदुकूर मंडल के मीरपेट में फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर का संग बुनियाद रखा। 15,000 मुरब्बा फीट रकबे पर 20 करोड़ रुपए की लागत से जदीद इमारत सिर्फ 4 महीनों में मुकम्मल होगी। हुकूमत का मकसद हैदराबादी आबादी के दबाव को कम करना और आलमी मेयार के बुनियादी ढांचे कायम करना है। तरक्याती कामों में आलमी बैंक और जापान की बैनुल-अक़वामी ताउन एजेंसी JICA भी शराकतदार हैं। दूसरी जानिब रेवंत रेड्डी ने राविरियाल आमंगल ग्रीनफील्ड रेडियल रोड फेस 1 के लिए भी संग बुनियाद रखा। रेवंत ने कहा कि उन्हें 10 साल का वक्त दिया जाए, वो न्यूयॉर्क को भी पीछे छोड़ देने वाला फ्यूचर सिटी तामीर करेंगे। కోర్టులో చుట్లు తిప్పగండి. ఓ సినిమాలో చెప్తారు, కోర్టులో ఓడిపోయినోడేమో కోర్టులోనే ఏడుస్తాడంట, కోర్టులో గెలిచినోడు ఇంటికి వచ్చి ఏడుస్తాడంట. ఎందుకంటే అడ్వకేట్లకు ఇచ్చిన ఫీజులతోని వాని సంసారం మొత్తం దివాలా తీసి వాడు మొత్తం సర్వం కోల్పోతాడు అని. ఓడినోడు కోర్టులో వేస్తాడు, గెలిచినోడు ఇంటికి వచ్చి ఏడుస్తాడు. అట్లనే ఈరోజు మీరు న్యాయవాదులను బతికించడానికో లేకపోతే రాజకీయ పార్టీలు ఉసిగొల్పితే వాళ్ళ చిక్కుల్లో మీరు పడకండి. మీ కేసులను అన్నిటినీ సావధానంగా పరిష్కరించే విధంగా ఈ రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్కు, అదే విధంగా TGIS MD అధికారులకు నేను సూచనలు చేస్తున్నా. తక్షణమే వాళ్ళను పిలిచి కూర్చోబెట్టి వాళ్ళతో మాట్లాడి అమ్మికబుల్గా దీన్ని సెటిల్ చేసి వాళ్ళకు ఒక పరిష్కార మార్గం చూపించండి అని నేను అధికారులకు ఆదేశిస్తున్నా. तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला और BRS सरबराह KCR ने बदकुमा त्यौहार के मौके पर तेलंगाना की अवाम खासतौर पर ख़वातीन को मुबारकबाद दी। उन्होंने बदकुमा को तेलंगाना की मुनफरिद सकाफ़ती रिवायत करार दिया, जिसे ख़वातीन 9 दिनों तक अक़ीदत और खुशी व मसरत के साथ मनाती हैं। आखिरी दिन सिदुला बदकुमा के साथ इसका अख्ताम होता है। KCR ने कहा कि त्यौहार तेलंगाना की ख़वातीन के हौसले, खुशी और शनाख्त की अक्कासी करता है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि बदकुमा हर घर को खुशहाल बनाए, मुश्किलात आसान करे और तेलंगाना के तमाम ख़ानदानों में खुशहाली को लेकर आए। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने कहा कि अचमपेट हो या कोई और इलाका, BRS फिर एक मरतबा ताकतवर बनकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि कोड़ंगल जो कि खुद रेवंत रेड्डी का इलाका है, वहाँ से भी लोग BRS में शामिल हो रहे हैं। KTR ने कांग्रेस लीडरों को चैलेंज किया कि वो इलेक्शन के मौके पर किए गए अपने तमाम वादों को
पूरा करें। కోరుతా ఉన్నా ఇట్లా అక్కడ పక్కనే ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇవాళ కృష్ణను ఆపే ప్రయత్నం చేస్తుంటే పైనున్న రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడాడు, ఇక్కడ ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడాడు. మళ్ళీ తిరిగి కొట్లాడేది మాట్లాడేది ఒకే ఒక్క నాయకుడు తెలంగాణ ప్రయోజనాల కోసం. ఎవరది? ఒక్క కేసీఆర్ గారు మాత్రమే. అందుకే కేసీఆర్ దండుగా మేము ఇవాళ అచ్చంపేట గడ్డ మీద నుంచి అడుగుతా ఉన్నాం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని, నీకు దమ్ముందా ఆల్మట్టిని ఆపేది, లేదా ఈ గులాబీ దండు బయలుదేరి అక్కడ పోయి అడ్డుకోవాలా చెప్పమని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా. నీకు దమ్ముంటే, నీ ప్రభుత్వానికి తెగింపుంటే రాహుల్ గాంధీ దగ్గరికి పిలిపి కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిని, ఎట్లా కృష్ణా నదిని మా నల్లగొండకు, పాలమూరుకు, మా రంగారెడ్డికి కాకుండా చేస్తావు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దీన్ని ఒప్పుకోం అని చెప్పి రాహుల్ గాంధీతో చెప్పి ఆల్మట్టి దగ్గర 70,000 కోట్లతోని వాళ్ళు ఏదైతే ఎత్తు పెంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారో దాన్ని వెంటనే ఆపేయి. ఆ దమ్ము నల్లమల పులికుందా? ఈయన నల్లమల పులేనా? నల్లమల పులే ఏంటిది మరి? ఇది పిల్లి కాదు, నక్క. నక్క, నల్లమల నక్క. ఎందుకంటే నేను చెప్తలేను ఈ మాట. నిన్న కొడంగల్ నుంచి కొంతమంది వచ్చినారు తమ్ముళ్ళు, 300 మంది పార్టీలో జాయిన్ అయినారు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు, బీజేపీ వాళ్ళు. వాళ్ళు చెప్తున్నారు, అన్నా ఈ నక్క అచ్చంపేటకెళ్ళి పారిపోయి మా కొడంగల్కి వచ్చింది, ఈసారి తరిమి కొడితే మరి కల్వకుర్తి పోతుందో అచ్చంపేట పోతుందో వాళ్ళకు కూడా చెప్పురా. तेलंगाना हुकूमत के वादे के मुताबिक शहर में महज 5 रुपये में टिफिन फराहम करने का मनसूबा शुरू हो गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, मेयर विजयलक्ष्मी और दीगर हुकाम ने मुख्तलिफ मकामात पर कायम इंदरमा टिफिन कैंटीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। GHMC की निगरानी में शहर भर में 12 कैंटीनें कायम की गई हैं, जहाँ सुबह मिलेट सिर्फ 5 रुपये में और दोपहर का खाना भी फराहम किया जाएगा। तेलंगाना हुकाम के मुताबिक रोज़ाना तकरीबन 30,000 अफराद इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि 5 रुपये में नाश्ता स्कीम पर सालाना 12 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत खर्च की जाएगी। दुबई में खेले गए मैच में हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त देकर एशिया कप का फाइनल जीत लिया। 147 रनों के हदफ के ताक़ुब में हिंदुस्तान की इब्तिदा खराब रही और उसने 20 रनों पर 3 विकेट गंवा दी। नाजुक सूरत हाल में तिलक वर्मा और संजू की जोड़ी ने इनिंग्स आगे बढ़ाया और चौथी विकेट के लिए 57 रन जोड़े। आखिर हिंदुस्तान ने 19 ओवर 4 बॉलों में 5 विकेट पर 150 रन बनाते हुए एशिया कप 5 विकेट से जीत लिया है। तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में 4 छक्के और 3 चौके लगाकर नॉट आउट 69 रनों की बेहतर इनिंग खेली। पाकिस्तान की जानिब से फ़हीम अशरफ ने 3 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी और अबरार अहमद ने एक बल्लेबाज को आउट किया। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी ने कहा कि न सिर्फ क्रिकेट का मैदान बल्कि हर मुकाम पर हिंदुस्तान को पाकिस्तान को शिकस्त देना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि हमारी बेटियों और लोगों को कत्ल करने वालों के खिलाफ क्रिकेट खेलना ही मुनासिब नहीं है। देखिए, भारत जीतना चाहिए हर जगह पर, चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे टेररिस्ट के खिलाफ हो, मगर जीत का मयार ये नहीं हो सकता कि जो लोग आकर हमारी बेटियों को बेवा और हमारे बच्चों को यतीम करें, आप उनके साथ खेल खेलेंगे, ये जीत नहीं हो सकती है। हिंदुस्तानी क्रिकेट शायकीन ने पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की शानदार कामयाबी पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी और जश्न मनाया। इसके अलावा क्रिकेट खिलाड़ियों की भरपूर अंदाज में सताइश की। आइए देखते हैं लोगों के तासुरात। जब इंडिया जीती तो इतना खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। अब अंदर से क्या फीलिंग है मैं आपको बोल ही नहीं सकता हूँ, उतना अच्छा लगा। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। जो इंडिया अपने लिए करी वही बहुत है आज का कप लाके। तन्वी, हम लोग कितने के टाइम से वेट कर रहे थे, लगा नहीं था कि इंडिया जीतेगी, बट कॉन्फिडेंस था अंदर से कि राम जी है तो सब कर देंगे। और आखिरी का मैच तिलक वर्मा जी ने जो जिताया है, जो सबको पता था तिलक वर्मा जी ही जिताएंगे। तो भारत माता की श्री राम। मेरा नाम यशमित है, मैं हैदराबाद से हूँ। भारत जो मैच आज जीती है सबको पता था बहुत अच्छे से जीतेंगी, और जो पाकिस्तान आज तक एक बार भी नहीं जीती वही हैट्रिक वापस इंडिया ने की है। 3-0 है। थैंक यू। जय श्री राम। देश अग्रवाल हैदराबाद से। भारत माता ने आज हमको जिता के, और भारत माता के जो बच्चे हैं हम सभी की जीत हुई है, और अब विश्व की जीत हुई है ये, और आतंकवाद के ऊपर भी जीत है। हमारे हिंदुस्तान ने जो करके दिखाया, पाकिस्तान के पूरे 2 टुकड़े सत्यानाश कर दिए हैं। जो हमारे तिलक भाई है, जो अपना ऑपरेशन सिंदूर था, तिलक लगा के पूरे पाकिस्तान का नाम मिटा दिए, वंडर आउट कर दिए। पाकिस्तान वाले पटाखे फूट रहे तो बोल रहे मिसाइल गिर रहे हम आके। अब जरा देख के करो, बोलो
और आएंगे मिसाइल पटाखा उड़े, छोटी दिवाली हमारी है, घरों लगो, बहुत ही अच्छा ये जो हमारे विक्ट्री है, पूरा जो टूर्नामेंट था पूरे हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के ही दिया है, और जो हमारे पहलगाम अटैक में जो शहीद हुए उनके नाम है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मिश्रा, हैदराबाद शामनार से। बहुत खुशी की बात है, 41 साल के बाद भारत और पाकिस्तान आज फाइनल मैच में आमने सामने हुए, लेकिन यह विश्व के अंदर नौ दुर्गे माता बैठी हुई है, नवरात्र चल रहे हैं, पूरी शक्तियां लगी हुई थी। आज आपने देखा और सभी ने, पूरे विश्व ने देखा कि किस प्रकार से भारत ने जो है अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को तो जो है फिर पुनः मात दी है। 41 साल के बाद एशिया कप में पाकिस्तान और भारत आमने सामने हुए, और मैं समझता हूं जैसा न्यूज वाले बता रहे थे, हमारे कमेंटेटर बता रहे थे, पाकिस्तान जो है पहली बार फाइनल में आया है और उसके बावजूद भी पुनः जो है एशिया कप में जो है तीसरी बार भारत के हाथों से शिकस्त ली है। लेकिन यह एक अपने देश का पर्ण है, एक मजबूत सरकार है, मजबूत देशवासियों का एक इरादा था, दृढ़ निश्चय था कि हमें किसी भी तरीके से जो है। तमिलनाडु के करूर में टीवी सरबराह और अदाकार विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ में मरने वालों की तादाद 40 बताई गई है, जबकि लगभग 100 अफराद जख्मी हुए। इस हादसे से पूरे मुल्क में गम का माहौल है। इस दौरान कांग्रेस से राहुल गांधी ने अदाकार टी विजय से फोन पर बात की। साथ ही राहुल ने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन से भी फोन पर बातचीत करते हुए हालात का जायजा लिया। राहुल गांधी ने पहले अदाकार विजय से फोन पर बात की और दर्दनाक हादसे पर अपने गहरे सदमे का इजहार किया और विजय के हामियों को खिराज पेश किया। इसके बाद राहुल ने चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन को फोन मिलाया और हादसे की मुकम्मल जानकारी हासिल की। दूसरी जानिब वज़ारत दाखिला ने तमिलनाडु हुकूमत से हादसे पर रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला स्टालिन ने हाईकोर्ट की साबिक़ जस्टिस अरुणा जगदीश की सदारत में पैनल की तश्कील कर दी, जो भगदड़ की तफसीली जांच करते हुए अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस और बीजेपी पर शदीद तनकीदें की और कहा कि इंतहा पसंद नजरिया कमजोर हो रहा है, इसलिए इस तरह की सोच रखने वाले लोग अब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को धमकियां दे रहे हैं। कांग्रेस लीडर अलका लांबा ने मीडिया को जारी करदा बयान में कहा कि जब भी आरएसएस मुल्क के मजबूत नजरिए को शिकस्त देने में नाकाम हो जाती है, उसके कारकुन तशद्दुद का सहारा लेते हैं। इस नजरिए के एक इंतहा पसंद नाथुराम गोडसे ने बाबा कौम महात्मा गांधी का कत्ल किया था। उन्होंने कहा कि लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी मुल्क भर के करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और समाज के करोड़ों गरीबों, पसमानदा और कमजोर तबकात की आवाज को दबाने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। नेता विपक्ष है लोकसभा में, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और लगातार सड़कों में भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से लोगों में बने हुए हैं। भाजपा का ये प्रवक्ता न्यूज 18 केरला के चैनल पर बैठकर राहुल गांधी जी के सीने पर गोली मारने की बात करता है। आज के वेणुगोपाल जी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखा है कि ये भाजपा का प्रवक्ता सरेआम टीवी पर धमकी दे रहा है। पार्टी भाजपा हो या सरकार, क्या कार्रवाई करने जा रही है या इन्हें इसी तरह खुली छूट दी जाती रहेगी। आजादी की पहली गोली किसी का सीना चीर कर गई थी तो वो सीना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का था, जो सत्य और अहिंसा की बात करते थे, और गोली आरएसएस, बीजेपी, भाजपा की विचारधारा रखने वाले नथुराम गोडसे की थी। सीना महात्मा गांधी बापू का था। फिर गोलियों से छन्नी किया गया देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी जी को छन्नी किया गया, और उसके बाद राजीव गांधी जी के एक मानव बम से जो है वो टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। और अब राहुल गांधी जी को सरेआम ये संघ, ये भाजपा, इनकी नफरत भरी सोच, विचारधारा आज यहां तक उतर गई है कि बेखौफ, बिना डरे, सरेआम चैनल पे बैठकर ये नेता विपक्ष की सीने पर गोली मारने की बात करते हैं और इन्हें लगता है इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भाजपा के इस प्रवक्ता का नाम प्रिंटू महादेव है। ये केरला से संबंध रखते हैं। वीडियो वायरल है, लेकिन भाजपा और पूरी सरकार इस पे मौन धारण किए बैठी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस हिंसा को, इस तरह के हिंसक विचारों को कतई भी स्वीकार नहीं करेगी। मुंह तोड़ जवाब देंगे। जवाब भाजपा को देना होगा, जवाब देश के गृह मंत्री को देना होगा, और जवाब देश के प्रधानमंत्री आपको भी देना होगा, क्योंकि आप ही की नफरत से, संघ की, आरएसएस की सोच का ही नतीजा है कि आज इस तरीके से हिंसक जो है पूरे देश में।
हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि दहाइयों से मार्ग पर होने वाले दहशतगर्द हमलों का सुराग पड़ोसी मुल्क से मिला है। अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट पर उनके बयान को शाये किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान के साथ होने वाली लड़ाई का हवाला दिया और कहा कि हिंदुस्तान अपने अवाम के दिफा के अलावा उन लोगों को कानून के कटहरे में लाने का हक़ रखता है जो हमले करते हैं। उनका यह भी कहना था कि दहशतगर्दी के खतरात से निपटने का मामला ऐसा है जिसके लिए आलमी सतह पर बड़े ताउन और दहशतगर्दी के पूरे निज़ाम पर मुसलसल दबाव डालना ज़रूरी है। उन्होंने यूक्रेन और मशरिक़ वस्ता में जारी लड़ाई के अलावा मगरबी एशिया के तनाज़ात का हवाला दिया और कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा किस हद तक तवक्कुआत पर पूरा उतरा है, इसे देखने की ज़रूरत है। With its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. India exercised its right to defend its people against terrorism and brought its organizers and perpetrators to justice. Because terrorism is a shared threat, Madam President, it is essential that there is much deeper international cooperation. When nations openly declare terrorism a state policy, when terror hubs operate on an industrial scale, when terrorists are publicly glorified, then such actions must be unequivocally condemned. The financing of terrorism must be choked, even as prominent terrorists are sanctioned. Relentless pressure must be applied on the entire terrorism ecosystem. Those who condone nations that sponsor terror will find that it comes back to bite them. Madam President, an objective report card will show that the UN is in a state of crisis. When peace is under threat from conflicts, इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के सियासी ब्यूरो के क़ायद हुस्साम मदरा ने कहा कि फ़लस्तीनी मुज़ाहमत हर उस ख्याल और तजवीज़ के लिए फ़राखदिली का मुज़ाहरा कर रही है जिसका मकसद गज़ा में क़त्ल-ए-आम रोक देना और गज़ा में जारी नस्ल कुशी का ख़ात्मा हो। ताहम ये सब कुछ हमारे उसूली मौक़िफ़ और कौमी मुतालबात पर समझौते के बग़ैर होगा। हमास क़ायद ने वाज़ेह किया कि अब तक कतर और मिस्र के सालिसों के ज़रिए कोई बाज़ाब्ता तजवीज़ मौसूल नहीं हुई जिसमें गज़ा में जंग के अख्ताम की बात कही गई हो। उन्होंने कहा कि मीडिया में जो कुछ सामने आया इस पर हम बाज़ाब्ता जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हमारे मुज़ाकरात के हवाले से वाज़ेह उसूल और बुनियादें हैं। हमास क़ायद ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है कि अमेरिका ज़ालिम इसराइल के साथ मिलकर मुख्तलिफ तजावीज़ सामने ला रहा है। हमारे मुतालबात मुकम्मल तौर पर कौमी हैं, इन पर फ़लस्तीनी धड़ों के साथ बाकायदा मुशावरत होती है और हम जंग का खात्मा चाहते हैं। काबिज़ इसराइली सिक्योरिटी और हथियारों के बहाने नस्ल कुशी जारी रखे हुए है जबकि हकीकत यह है कि निहत्ते फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ मुसलसल वहशियाना जराइम जारी हैं। आज इसराइल के ताज़ा हमलों में कम से कम 17 फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तलात मौसूल भी हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना में मजालिस मुकामी दराजात के इंतखाबात की गहमा गुमी शुरू। रियासती इलेक्शन कमीशन ने MPTC, ZPTC और ग्राम पंचायत इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। तेलंगाना के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकामी इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का किया खैर मक़दम। कहा हमारी पहली तरजीह पसमानदा तबक़ात के लिए फराहम करना है तहफ़्फ़ुज़ात। मुझे 10 साल का वक्त दें, मैं न्यूयॉर्क को भी पीछे छोड़ने वाला शहर तामीर करूंगा, रेवंत रेड्डी ने किया वादा। रंगारेड्डी जिला के कंदुकुर में फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर का रखा संग बुनियाद। न सिर्फ क्रिकेट का मैदान बल्कि हर मुकाम पर हिंदुस्तान पाकिस्तान को शिकस्त देता रहे। हैदराबाद के रुकने पार्लिमान असद अवैसी का टीम इंडिया की जीत पर रद्द-ए-अमल। राहुल गांधी का अदाकार विजय और तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर स्टालिन को फ़ोन। करूर हादसे पर इज़हार गम, महलूकीन को पेश किया खिराज। और हमास मुआहदे के लिए फराखदिली का कर रही है मुज़ाहरा, असल मकसद गज़ा में क़त्ल-ए-आम को रोकना है। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के क़ायद हुस्साम बदरान का बयान। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।